अपनी अपनी प्रजातियों को जिंदा रखने के लिए बच्चे पैदा करने की चाह हर जानवर के डीएनए के अंदर होती है। खरगोश जैसे जानवरों के लिए तो ये इंस्टिंक्ट जिंदगी और मौत का सवाल है। फूड चेन में सबसे नीचे होने के बावजूद रैबिट्स और हेयर्स जैसे खरगोश प्रजाति के जानवर दुनिया भर में फैले हुए हैं। तो वो ऐसा कैसे करते हैं? उनके सर्वाइवल के पीछे है एक सिंपल नंबर्स गेम। मतलब जितना हो सके जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करना। जमीन के अंदर आराम से बैठा ये खरगोश एक बार में 11 बच्चे पैदा कर रहा है। लेकिन कमाल की बात यह है कि कुछ ही घंटों में ये मां दोबारा ब्रीडिंग के लिए तैयार हो जाएगी। और इसके फीमेल बच्चे सिर्फ 3 महीने की उम्र में ब्रीडिंग के लिए तैयार हो जाएंगे। 30 दिन की प्रेगनेंसी के साथ हर खरगोश एक साल में 12 बार ढेर सारे बच्चे पैदा कर सकता है। मतलब 12 महीने में 1000 से भी ज्यादा खरगोश। अगर ये शिकारी जानवरों या बीमारियों से बचे रहें, तो 7 साल में ये बढ़कर 90 बिलियन तक हो सकते हैं, वो भी सिर्फ एक खरगोश से। ये इतनी बड़ी तादाद में पैदा होते हैं कि इनमें बहुत सारे बड़े होने तक जिंदा रह जाते हैं। लेकिन इसी वजह से रैबिट्स और हेयर्स कई शिकारी जानवरों के लिए बहुत बड़ा खाने का सोर्स भी है। नॉर्दर्न इलाके के बर्फीले जंगलों में पाए जाने वाले लिंक्स बर्फ में शिकार करने के लिए परफेक्ट होते हैं। और स्नो शू हेयर्स लिंक्स की 80% डाइट है। लेकिन इतने स्पेशलाइज्ड हंटर होने की वजह से लिंक्स की आबादी खतरे में है। अगर एक लिंक्स में न्यूट्रिशन की कमी हो जाए तो वो अगली बार बहुत कम बच्चे दे पाती है। इसलिए किसी भी इलाके में हेयर्स की तादाद का लिंक्स की आबादी पर सीधा असर पड़ता है। और अगर स्नो शू हेयर्स की एक जनरेशन भी बीमारी या खराब मौसम की चपेट में आ जाए तो लिंक्स का ये शिकार उतनी ही जल्दी गायब हो जाता है जितनी जल्दी नजर आता है। लिंक्स साल में सिर्फ एक ही बार बच्चे देते हैं, इसलिए इनके फूड सोर्स में कोई भी कमी आए तो उसका इन पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। अपनी अपनी प्रजातियों को जिंदा रखने की इस लड़ाई में रैबिट्स और हेयर्स ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। लेकिन एक दूसरी स्पीशीज का तरीका बिल्कुल उल्टा है। ये अपनी सारी एनर्जी एक बच्चे को पालने में लगा देते हैं। किंग पेंगुइन एक अंडा देते हैं और उसे 54 दिनों तक अपने पैरों पर रखे रहते हैं। बच्चे को अंडे से बाहर निकलने में करीब 1 साल लग जाता है। ये बच्चे 11 महीने के हैं। अपने मोटे से फर में ये बच्चे अपने माँ बाप से इतने अलग नजर आते हैं कि लगता है जैसे किसी और प्रजाति के हैं।
और जब तक इनके ऑयली वाटरप्रूफ फेदर्स नहीं आ जाते, तब तक ना तो ये तैर सकते हैं और ना शिकार कर सकते हैं। इसलिए ये बच्चे खाने के लिए पूरी तरह अडल्ट्स पर डिपेंड करते हैं। मछली किंग पेंगुइन की डाइट का सबसे बड़ा हिस्सा है, जिन्हें माँ बाप पकड़ कर लाते हैं। ढेर सारी मछलियां पकड़ने के बाद बड़े अपने हजारों शोर मचाते हुए बच्चों के पास लौट आए हैं। हर बच्चे का एक यूनिक कॉल होता है, जिससे उसके माँ बाप आसानी से उसे पहचान लेते हैं। भूखे बच्चों के लिए खाना लाने में बहुत थकान हो सकती है, लेकिन इनके अंदर अपने बच्चों को बचाने की जो चाह होती है, उसकी वजह से किंग पेंगुइन के लिए यही उनकी जिंदगी है। लेकिन एक भूखा बच्चा बहुत मजबूर है। इसे महीनों से खाना नहीं मिला है, लेकिन बड़े पेंगुइन्स अपने खुद के बच्चों के सर्वाइवल के लिए इतने डेडिकेटेड हैं कि वो इस भटके हुए बच्चे को खाना नहीं खिला सकते। माँ बाप से बिछड़कर अकेला ये ज्यादा दिन नहीं जी पाएगा। किंग पेंगुइन्स के लिए अपने बच्चों को भूखमरी से बचाना सबसे जरूरी काम है। लेकिन पैटागोनिया में इन पेंगुइन्स को शिकारियों का खतरा ज्यादा रहता है। दो बच्चों को संभालने वाले जेंटूस को चौकन्ना रहना पड़ता है, क्योंकि इन बच्चों को हमेशा इन चालाक कैराकारा से खतरा बना रहता है। जो हमेशा पेंगुइन कॉलोनीज के आसपास घूमते हैं और एक अकेले बच्चे को दबोचने की ताक में रहते हैं। हर फैमिली में संभालने के लिए दो बच्चे हैं। ऐसे में माँ बाप जब भी शिकार के लिए जाते हैं तो उनके बच्चों को खतरा रहता है। इसलिए पेंगुइन्स एक टीम की तरह कॉलोनी के बच्चों को संभालते हैं। लेकिन कैराकारास भी साथ मिलकर काम करते हैं और अक्सर कामयाब हो जाते हैं। ये बेकार पड़ी हुई चीजें भी ढूंढते रहते हैं। जैसे कि अलग पड़ा हुआ ये अंडा एक इजी टारगेट लगता है। भले ही कैराकारा शिकार करने वाले सबसे इंटेलिजेंट बर्ड्स में से एक हों, लेकिन ऐसे तेज नाखूनों से भी इस सख्त अंडे को तोड़ना तकरीबन नामुमकिन है। साउथ अमेरिका में किसी और जगह कैराकारा दूसरी तरह के अंडों को भी टारगेट करते हैं। केमन अपने अंडे पत्तों के घोंसलों में देता है, जो धीरे धीरे सड़ गलकर नीचे बैठ जाते हैं और अंडे ऊपर दिखाई देने लगते हैं। इस अकेले नेस्ट में एक बेबी केमन बाहर निकलने के लिए जद्दोजहद कर रहा है और ये इस क्रेस्टेड कैराकारा का ध्यान अपनी तरफ खींच रहा है।
इसकी नुकीली चोंच आराम से अंडे में छेद कर लेती है, लेकिन उसके अंदर से निकलने वाले के दांत भी बहुत पैने हैं। केमन ने निकलते ही जो देखा वो भयानक था, और अफसोस उसकी जान भी चली गई। वो तो अच्छा है कि केमन हर बैच में कई अंडे देता है। अब इनकी मां वापस लौट आई है। दूसरे बच्चे निकलना शुरू कर रहे हैं और वो उन पर नजर रख रही है। उन्हें बाहर आने में कुछ घंटे लग सकते हैं, लेकिन आखिर में कोशिश कामयाब हो जाती है। एक के बाद एक बच्चे बाहर आ रहे हैं। इस नेस्ट में 60 अंडे हैं। बाहर निकलते ही वो पानी में घुस जाते हैं, जिससे कैराकारा जैसे शिकारी से बच सकें। लेकिन यहां भी वो एक टारगेट है। ब्लैक केमन बहुत अच्छे शिकारी होते हैं, लेकिन सिर्फ तभी जब वो अपने शिकार से बड़े हों। इस वक्त तो एक पिराना भी छोटे से केमन के लिए एक खतरनाक दुश्मन है। कमजोर बच्चों के बचाव का तरीका ढूंढना अपनी आने वाली जनरेशन्स के लिए सबसे जरूरी है। यहाँ मैडागास्कर में स्पाइडर्स ने अपने बच्चों को बचाकर रखने का एक अनोखा तरीका निकाला है। इस बीच के किनारे सारी झाड़ियां सीशेल्स से सजी हुई हैं। देखने में शायद ये विंड चाइम्स जैसी लगती हैं, लेकिन इन्हें यहां इंसानों ने नहीं लटकाया है। ये काम है दुनिया की सबसे होशियार स्पाइडर्स में से एक स्पाइडर का। अपने सिल्क का धागा बनाकर ओलियस कॉर्नाबिटस स्पाइडर्स इन शेल्स को शिकारियों से बचाने के लिए जमीन से ऊपर लटका देती हैं। उसके बाद ये इसके अंदर अंडे देती हैं और बच्चे निकलने तक उनकी देखभाल करती हैं। अपने बच्चों को सर्वाइवल का सबसे अच्छा मौका देने के लिए अंडे देने वाले सभी जीवों ने उन्हें बचाने की स्ट्रेटजीज बना रखी हैं। लेकिन शायद सबसे अक्लमंदी का तरीका निकाला है ट्री फ्रॉग्स ने। यहां ताइवान में ये फीमेल ग्रीन ट्री फ्रॉग शायद अंडों से भरी हुई है, लेकिन ये इस मेल को कई दिनों से अपनी पीठ पर बिठाए हुए है। ये अब अंडे देने के लिए तैयार है। ये दोनों सही जगह ढूंढने के लिए पेड़ों में ऊंचाई पर जा रहे हैं। ये एक ऐसी ब्रांच ढूंढ रहे हैं जो नदी के ऊपर लटक रही हो। एक सही पत्ते को चुनकर फीमेल अपने फ्रॉग स्पॉन छोड़ देती है, जिसमें उसके सैकड़ों बच्चे होंगे। ट्री फ्रॉग्स बढ़ते हुए टैडपोल्स को
शिकारियों और दूसरे फ्रॉग से बचाने के लिए उनके आसपास ही रहते हैं। करीब 10 दिन बाद टैडपोल्स अपने स्पॉन से बाहर आना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद वो अपने आप हवा में उछलकर सेफली नदी में कूद जाते हैं। ट्री फ्रॉग्स की स्ट्रेटेजी की वजह से टैडपोल्स अपने पहले दिन में सर्वाइव कर जाते हैं, लेकिन इसके बाद उन्हें अपने ही भरोसे रहना है। हर बैच में सैकड़ों अंडे होने की वजह से ट्री फ्रॉग्स अपने टैडपोल्स को खुद ही अपनी देखभाल करने के लिए छोड़ देते हैं। अपनी अगली जनरेशन को पालने के लिए मैमल्स की अलग ही सर्वाइवल स्ट्रेटेजी होती है। पैदा होने के बाद अपने बच्चों को दूध पिलाना और बचा कर रखना, जिससे अक्सर मां का अपने बच्चे के साथ एक करीबी रिश्ता बन जाता है। बेबी ओरंगुटैन्स नेचुरल वर्ल्ड के उन जानवरों में से एक हैं जिनका बचपन सबसे लंबा होता है। दो साल तक तो ये पूरी तरह से अपनी मां के भरोसे ही रहते हैं और इन्हें जंगल में इस तरह से सर्वाइव करने के लिए यहाँ के तौर तरीके सीखने में 10 साल तक लग जाते हैं। सबक नंबर 1 कि उन्हें कभी छोड़ना नहीं है। ओरंगुटैन्स अपनी सारी जिंदगी पेड़ों पर ही निकाल देते हैं। और ये नई मां कोई अलग नहीं है, जो जमीन से बहुत ऊपर शिकारी जानवरों से बचकर रहती है। इतनी ऊंचाई से गिरने का मतलब है मौत। लेकिन इनके बच्चों की उंगलियां अलग तरह की होती हैं, जिन्हें वो अपनी मां के फर में घुसाकर उसे पकड़ सकते हैं और वो पेड़ों में घूम घूम कर खाना ढूंढती रहती है। लेकिन सांपों और शेरों से सावधान, प्रोटेक्टिव मदर नदी की तरफ नीचे जाने का खतरा मोल नहीं लेती, इसलिए इन्हें पानी पीने का कोई मौका नहीं मिलता। सर्वाइवल के लिए ये सीखना जरूरी है कि पेड़ के तनों से पानी कैसे निकाला जाए। ये उतना आसान नहीं है जितना देखने में लगता है। लकीली मां बहुत पेशेंट होती है और अगले 10 साल तक अपने बच्चे की शैतानियां बर्दाश्त करती रहती हैं। लेकिन सारे बेबी मैमल्स के पास सर्वाइवल स्किल्स सीखने के लिए इतना ज्यादा वक्त नहीं होता। कुछ को तो पैदा होते ही अपने पैरों पर खड़े हो जाना पड़ता है। यहाँ ओमान में टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तक जा सकता है और कुछ सालों में तो यहाँ बारिश ही नहीं होती। इस रेगिस्तान में रहने वाले अरेबियन ऑरिक्स के सफेद कोट्स तपती गर्मी को रिफ्लेक्ट करते हैं और इनकी आंखों के नीचे काले धब्बे धूप की चमक को कम करते हैं। लेकिन पानी ढूंढने के लिए इन्हें हवा की महक के सहारे चलना पड़ता है। बहुत दूर तक जाना हो तो ये बिना पानी पिए ऊंटों से भी ज्यादा लंबा चल सकते हैं। लेकिन कुछ फीमेल्स के पेट में बच्चे हैं और उनके लिए
यह न्यूट्रिएंट्स ढूंढना बड़ा मुश्किल है। दो के लिए भरपूर खाना तो दूर की बात है। आठ महीने का बच्चा पेट में लिए हुए उसे पैदा करने के लिए इसने अब झुंड छोड़ दिया है। कुछ ही सेकंड्स का ये बच्चा अब हर चीज के लिए अपनी मां पर निर्भर है। लेकिन रेगिस्तान की तपती गर्मी में इसे खड़े होकर बच्चे को दूध पिलाना पड़ेगा, तभी ये झुंड में दोबारा जाकर शामिल हो पाएंगे। लेकिन ये कहना आसान है, करना नहीं। बच्चे का इंस्टिंक्ट उसे अपनी मां के दूध तक ले जाता है, जो इस भयंकर गर्म और सूखे इलाके में उसके लिए अकेला न्यूट्रिशन का सोर्स है। लेकिन पौष्टिक दूध प्रोड्यूस करने के लिए मां को जल्द ही खाना ढूंढना पड़ेगा। इसलिए ओरिक्स के बच्चों को कुछ दिनों का होते ही झुंड के साथ चलने लायक स्ट्रांग होना पड़ता है। अपने बच्चों को अच्छी तरह पालने के मिशन में ओरिक्स के बच्चों को पैदा होते ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है। के बाद बच्चा देने से कुछ दिन पहले वो यहाँ आती हैं। इस फीमेल के लिए ये परफेक्ट टाइमिंग है। ये बच्चा देने के लिए अपने फ्लिपर्स से गड्ढा खोदती है। भूखे गर्ल्स इकट्ठे होकर नेचर के एक सबसे बड़े बच्चे के पैदा होने का इंतजार कर रहे हैं। कुछ ही लम्हों का ये नवजात कुछ नहीं कर सकता है और गर्ल्स इसी की ताक में है। लेकिन उन्हें सिर्फ इसकी प्लेसेंटा चाहिए। ये अभी तो सेफ है,
लेकिन सिर्फ 3 हफ्ते बाद उन्हें खुद अपना ख्याल रखने के लिए छोड़ दिया जाता है। सील के दूध में इतना ज्यादा फैट होता है कि उससे हर रोज इनका 4 किलो वजन बढ़ जाता है। ये बच्चा अपनी माँ से बिछड़ चुका है और एक नई माँ ढूंढ रहा है जो इसे पाल सके। ये भले ही बहुत ज्यादा कमजोर हो, लेकिन इस माँ का फैट भी बहुत धीरे धीरे बन रहा है और ये जानती है कि अगर इसने इसे दूध पिलाया तो इसके अपने बच्चों की जिंदगी दांव पर लग सकती है। ये एक कड़वी सच्चाई है। अपने बच्चों को सर्वाइवल के लायक बनाने का यही एक तरीका है। भले ही इसने अभी बच्चा दिया हो, लेकिन अगले साल फिर से बच्चा पैदा करने के लिए इसे भी मेटिंग की जरूरत है। मेल्स इनसे 10 गुना बड़े होते हैं। मेटिंग बड़ी वायलेंट और दर्दनाक होती है। बीच के सबसे डोमिनेंट मेल्स को ही ब्रीडिंग करना अलाउ है, लेकिन बच्चों को पालने में उनका सिर्फ इतना ही हाथ होता है। ये बड़े बड़े बीच मास्टर्स अपने जीन्स पास करने के लिए लड़ रहे हैं। यहाँ वही सर्वाइव करता है जो सबसे बड़ा है। सारी मैच्योर फीमेल्स के साथ मेटिंग करने के बाद इस मेल के लिए ब्रीडिंग सीजन पूरा हो गया है और माएं जो करीब 1 महीने से खाना नहीं खा पाई हैं, वो भी अब अपने बच्चों को छोड़कर खाने के लिए वापस समंदर में चली जाएंगी। शायद इसके बाद ये अपने बच्चों को कभी नहीं देख पाएगी। एलिफेंट सील्स में सिर्फ फीमेल्स ही पूरी तरह से अपने बच्चों का ख्याल रखती हैं। उसके बाद अपने पावरफुल वेब्ड फीट को फावड़े की तरह इस्तेमाल करके ये मेल घोंसला बनाना शुरू करता है और ये एक बार में घंटों तक गड्ढा खोदता रहता है। पेंगुइन्स की तरह ये भी एक ही साथी के साथ रहते हैं। अंडा देने वाली फीमेल नेस्ट के सही गहराई तक खुदने का इंतजार कर रही है। ये बहुत जरूरी है कि ये गड्ढा एकदम सही बने, क्योंकि बर्ड्स इसके ऊपर बैठकर अंडे नहीं सेकने वाली हैं। बल्कि रेत की गर्मी अंडे को सेकती रहेगी। इसलिए गड्ढे में गड़बड़ हुई तो अंडा पक जाएगा। वक्त बचाने के लिए कुछ बर्ड्स आधा खुदा हुआ गड्ढा हड़पने की कोशिश करती हैं।
गड्ढा खुदने के बाद फीमेल्स अपना काम करती हैं और यहाँ एक अंडा देती हैं। उसके बाद इसे सही ढंग से ढकने के लिए दोनों मिलकर काम करते हैं। फिर मैलियोज अंडे के सबसे बड़े दुश्मन को गुमराह करने के लिए एक फर्जी गड्ढा खोदते हैं। वो दुश्मन है मॉनिटर लिजर्ड। अपने दमदार पंजों से मॉनिटर्स भी बड़ी तेजी से खुदाई करते हैं। लेकिन मैलियोज के नकली गड्ढे की वजह से कई अंडे सेफली सिकते रहते हैं। अंडे देने के लिए एक सेफ जगह ढूंढना नेचर के सबसे बड़े चैलेंजेस में से एक है। लेकिन कुछ स्पीशीज ने सर्वाइवल के लिए एक कमाल का मैकेनिज्म बना लिया है। ये लेदरबैक टर्टल इसी बीच पर पैदा हुई थी और हर साल हजारों किलोमीटर घूमने के बावजूद ये अंडे देने के लिए यही वापस आती है। अपने बच्चों को बचाने के लिए ये बात इसके अंदर बैठी हुई है कि अगर ये खुद यहाँ सर्वाइव कर गई तो इसके बच्चे भी कर जाएंगे। और ये घर जैसी फीलिंग लाखों सालों से काम करती आ रही है। अनुभव कीजिए। और जब गड्ढा बन जाता है तो ये करीब 100 अंडे देती है। अकेली ऐसी टर्टल नहीं है जो यहां पैदा हुई हो। ट्रिनिडैड आइलैंड के इस बीच पर दुनिया के सबसे ज्यादा लेदरबैक टर्टल्स रहते हैं और भले ही वो बहुत खतरे में हो, लेकिन इस वक्त यहां उनकी भरमार है। इस बीच पर एक रात में 500 तक टर्टल्स आ सकते हैं और देर से आने वाले गलती से एक दूसरे के अंडों को ही खोद डालते हैं।
ये रात के अंधेरे में जमीन के भीतर अपने अंडे छुपाते हैं, लेकिन जगह की बहुत मारामारी होने की वजह से कुछ टर्टल्स सुबह तक अपना काम करते रहते हैं और फिर समंदर में वापस लौट जाते हैं। सूरज निकलते ही इन वल्चर्स को पता चल गया है कि टर्टल्स का ब्रीडिंग सीजन इन्हें सुबह का नाश्ता देने वाला है। वैसे ये बड़ा बुरा अंत लगता है। जगह ना मिलने की वजह से जो अंडे खुले छूट गए वो खा लिए जाते हैं। यहाँ बहुत सारे अंडे हैं, लेकिन फिर ये वल्चर्स तब तक लड़ते रहते हैं जब तक खुले में पड़े हुए सारे अंडे खत्म ना हो जाएं। लेकिन रेत के अंदर दबे बाकी अंडे सुरक्षित हैं। दो महीने बाद उनमें से बच्चे बाहर आना शुरू हो जाते हैं। अंडों से सेफली निकलने के बाद इनके लिए समंदर का रास्ता खुल जाता है। शुक्र है इनकी माओं का, जिसकी वजह से एक और जनरेशन अपने सर्वाइवल का सफर शुरू करती है।